नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकें। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दें, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो हों वो आप तक जो है काफ़ी आसानी के साथ पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में सीटेट में पूछे गए प्रश्न पत्र का मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको यहाँ पे 13 क्वेश्चन सॉल्व करके शो कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संजय ने हाफ के जी टमाटर, हाफ के जी आलू, हाफ के जी गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पे 200 रुपये का नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संजय ने आधे केजी टमाटर खरीदा। यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर जो है कि रेट लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें 1 केजी टमाटर का दाम जो है 40 रुपये है। अगर टमाटर 40 रुपये किलो है तो आधे किलो का दाम कितना होगा, 20 रुपये होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। 1 केजी आलू, 1 केजी आलू, देखिए यहाँ 2 केजी आलू का दाम 25 रुपये दिया हुआ है, तो 1 केजी आलू का दाम कितना होगा, 12 रुपये 50 पैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि उसने हाफ के जी गाजर खरीदा हुआ है। 250 ग्राम गाजर का दाम 20 रुपये, तो हाफ के जी गाजर का दाम कितना होगा, 40 रुपये होंगे। चलिए 250 ग्राम मिर्च उसने खरीदा, तो 100 ग्राम मिर्च का दाम 10 रुपये, तो 250 ग्राम मिर्च का दाम कितना होगा, 25 रुपये होंगे। ठीक है, अब चलिए उसने जो है कि 6 नींबू खरीदे। यहाँ पे देखिए चार चार पीस नींबू का दाम 10 रुपये है, मतलब 4 का दाम 10 रुपये है, तो एक का दाम कितना होगा, 2.5 रुपये। तो इस तरह से 6 का दाम कितना होगा, 15 रुपये। इस तरह से आप इसने इतने इतने रुपए का जो है कि सारी सामग्री खरीदी। यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 50 पैसा होगा। ये आपका 5 5 10 2 12 और 2 1 3 3 4 7 2 9 1 10 और 11, मतलब ये आपका जो है कि पूरा 112 रुपये 50 पैसे का उसने सामान खरीदा हुआ है। और उसने कस्टमर उसने जो है कि शॉपकीपर को कितना दिया, 200 रुपये दिया। तो 200 को हम जो है कि इसमें से 112 में से घटा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 87 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, डी, 87 रुपये 50 पैसे। चलिए ठीक है, अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए इसमें कह रहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। देखिए मैथ का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं वो हमारा या तो फार्मूला बेस्ड होता है या हमारा लॉजिक पे होता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारा जो है कि ये हर एक रूल को फॉलो करता हो। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हो। यहाँ पे आप आंसर में देखिए, यहाँ पे आपका 35 है, 13 है, 57 है और 23 है। ये चारों के चारों जो है 2 अंकों की संख्या हैं। तो इस तरह से ये नियम नंबर 1 को फॉलो करते हैं। दूसरा है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे बात आ रही है क्रमिक अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक से और खुद की संख्या से डिवाइड होती हों, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 2 आपका 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो इस तरह से ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 की बात करें तो 3 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। उसी तरह 7 ले लीजिए, 7 जो है 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है। इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं। तो देखिए सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो है आपका 2। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग जो है कि 1 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। जी नहीं, एक जो है वो अभाज्य संख्या के फार्मूले डिफिनीसन को फॉलो नहीं करता है। डिफिनीसन क्या है, खुद की संख्या से और 1 की संख्या से। और एक क्या है, एक जो है कि स्वयं एक ही से डिवाइड होगा, और मतलब कि वो उस नियम को फॉलो नहीं करता है। तो 2 क्या है, 2 आपके इन दोनों नियमों का पालन करता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। इस तरह से जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है वो आपकी 2 होती है। तो क्रमिक अभाज्य का मतलब कहता है क्या होता है, क्रम से। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3। जैसे 5 के बाद क्या आया, 7।
जैसे 7 के बाद क्या है 11, ये क्रमिक विभाज्य संख्या है, मतलब कि ठीक उसके बाद वाली अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 35 दिया हुआ है, मतलब 3 और 5, तो 3 के बाद 3 भी क्या है अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 3 के बाद जो 5 आ रहा है वो एक क्रमिक अभाज्य है, मतलब ये दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। बी क्या कर रहा है, एक एक आपकी पहली बात अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो आपका आंसर ये वाला ऑप्शन जो है यहीं पे गलत हो जाता है। और 5 और 7 ये भी आपको फॉलो कर रहा है। 2 और 3, 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और उसके बाद 3, 2 और 3, मतलब ये भी दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। अब तीसरा नियम क्या कर रहा है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब कि जो भी अंक हों उनको जोड़ने पे वो जो है कि आपका 3 और 4 दोनों से विभाजित होते हों। सबसे पहले देखते हैं 35, 35 में क्या है 3 और 5, 3 और 5 को आप जोड़िए क्या होगा 8, 8 जो है आपका 4 से विभाजित हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। आप लीजिए 5, 5 और 7 57, तो 5 और 7 कितना होगा 12, 12 को आप 4 से विभाजित कर दीजिए और 3 से भी विभाजित कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या सही होगा, आंसर नंबर सी 57। 23 को देखिए 23, 2 + 3 5, ये ना तो आपका 3 से विभाजित हो रहा है ना 4 से हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको ध्यान से देखिएगा कि एक रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है, कि मतलब रेलवे स्टेशन पे जो कार खड़ी हो रही है उसका जो पार्किंग रेट है वो क्या है। देखिए 2 घंटे तक अगर वो अपनी गाड़ी खड़ी रखता है तो उसे 50 रुपये देने हैं, 2 घंटे से 5 घंटे तक के बीच में 75 रुपये देने हैं, और अगर वो 8 घंटे अगर 8 घंटे तक जो है कि वो गाड़ी खड़ी रखता है 5 से 8 के बीच में, तो उसको 10 रुपये प्रति घंटा देना है। अगर वो 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, मतलब 8 से 12 घंटे के बीच में खड़ी करता है तो 150 रुपये देने हैं, और वो अगर 12 से 24 घंटे के बीच में खड़ी करता है तो 250 रुपये उसको देने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया है और उसे उसी दिन ही लेने के लिए वो 4:30 PM पे आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। सबसे पहले आप टाइम के बारे में जान लीजिए। देखिए टाइम को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक 12 आवर्स में और दूसरा जो है 24 आवर्स, मतलब एक 12 घंटे को और एक 24 घंटे के रूप में दिखाते हैं। तो 12 घंटे को जो हम दिखाते हैं उसमें हम AM और PM लिखते हैं। AM का मतलब होता है मॉर्निंग का टाइम और PM का मतलब होता है दोपहर के बाद का टाइम। देखिए जो रात को 12 बजे से लेकर दिन को 12 बजे तक, इस 12 घंटे के बीच को हम AM बोलते हैं, और दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच के टाइम को हम PM बोलते हैं। जब भी हमारा 12 घंटे के प्रारूप में होगा तो वो AM और PM होगा। AM मतलब मॉर्निंग टाइम और PM मतलब रात के टाइम, शाम के टाइम। तो यहाँ पे देखिए राजीव अपनी कार को 7 AM मतलब कि 7 बजे सुबह खड़ी करता है और 4:03 PM मतलब 4:30 बजे शाम को वो अपनी गाड़ी निकाल लेता है। तो सुबह 7 से 4:30 के बीच में देखिए कितना टाइम उसने दिया, 7 5 12, 5 घंटे इधर, और उधर 12 से 4:30 मतलब 9.5 घंटे, दोनों को मिला के आपका कितना हो गया 9.5 घंटे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका रेट दिया हुआ है उस रेट में देखिए डी नंबर देखिए, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, इस बीच में आपका 9.5 घंटे आ रहा है, तो इसलिए उसको कितना पे करना पड़ेगा 150 रुपये। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा 150 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंचती है। यहाँ पे देखिए फिर से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 16:30 दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में AM PM दिया हुआ था, वो आपका 12 घंटे का जो है कि प्रारूप था, लेकिन ये आपका 24 घंटे का प्रारूप है। यहाँ रात को 12 बजे के बाद 1 2 3 से स्टार्ट होता है, दोपहर को जो 12 बजता है उसके बाद वो 1 2 बज नहीं शो करता, बल्कि वो 13 14 15 16 कई जगह, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे कभी भी 12 घंटे का प्रारूप नहीं शो करेगा, बल्कि वहाँ पे 24 घंटे का प्रारूप शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 24 घंटे को लेकर चला है, ये आपकी जानकारी के लिए है केवल। तो देखिए 29 अगस्त को वो
16:30 मतलब 4:30 शाम को। लेकिन आप कंफ्यूज न होइए, मैं 4:30 नहीं बोलूँगा, 16:30 बोलूँगा। तो 16:30 शाम को वो प्रस्थान करता है और 31 अगस्त को 8:45 पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 29 अगस्त को चला, 31 अगस्त को पहुँचा। तो 29 अगस्त के बाद 30 अगस्त को 16:30 पे उसने कितने घंटे की यात्रा की? 24 घंटे की। ठीक है, अब 16:30, अब 30 अगस्त को 16:30 से 12 घंटे और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? मतलब कि 31 अगस्त को ही सुबह 4:30 उसने 12 घंटे का जो है कि यात्रा तय किया। अब 4:30 से 8:45 के बीच कितना टाइम हुआ? ये हो गया आपका 4 घंटे 15 मिनट। तो इस तरह से उसने पूरा 16 घंटे 15 मिनट ये लगाया। तो इस तरह से कुल कितना टाइम हो गया? 40 घंटे 15 मिनट। तो आंसर आपका क्या होगा? 40 घंटे 15 मिनट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पे होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हम क्या कर रहे हैं? बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो ये हमारा आरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम में, जैसे 9 8 7 6 5, ये क्या है? ये आपका अवरोही क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में होता है आरोही क्रम और घटते हुए क्रम में होता है अवरोही क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, मतलब नीचे से ऊपर, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। जैसे 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में है, उसी तरह से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ पे देखिए 0.77, 0.77 हमारा जो है कि ये सबसे छोटा है, मतलब ये हमारा जो है कि 1 नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 7.007, ये 7.007 उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे देखिए क्या आएगा हमारा, तीसरे नंबर पे आएगा 7.07, ये देखिए 7.07, ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे 7.70, ये आपका चौथे नंबर पे आएगा। और 7.707, ये आपका 5वें नंबर पे आएगा। तो इस तरह से ये आपका एक आरोही क्रम बनाएगा। तो देखिए तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 7.07, 7.07 आ रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? 7.07। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि एक 5 अंकों की संख्या में, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8। देखिए सबसे पहले हम जो है कि लिख लेते हैं, ये आपका है इकाई, ये आपका है दहाई, ये है आपका सैकड़ा, ये है हज़ार और ये है 10,000। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। अब देखिए दहाई के अंक क्या है? 8 है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, मतलब जो इकाई की जगह पे नंबर है वो दहाई के अंक का 1/4 है, मतलब 8 का 1/4 क्या होगा? 2। ठीक है, अब क्या करें? 1000 के स्थान का अंक 0, देखिए 1000 के स्थान का अंक क्या है? वो 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान से दुगना है, देखिए 100वें के अंक जो है वो इकाई के स्थान से दोगुना है, मतलब इकाई का स्थान है 2, तो सैकड़ा का स्थान क्या हो जाएगा? 4, और इस तरह दुगना है। और 10,000वें स्थान इकाई के स्थान का तिगुना है, अगर मतलब 10,000वें पर जो है वो इकाई के अंक का तिगुना है, मतलब 2 3 6। इस तरह से संख्या क्या हो गई? 60482। देखिए कहाँ पे है? 60482, नंबर बी। तो ये आपका जो है ये नंबर बी सही है, 60482। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन ब्रांड, देखिए 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10 रुपये, 12 रुपये और 24 रुपये के पैकेट में उपलब्ध हैं।
यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो है कि हम 10, 12 और 24 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 120। एलसीएम निकालना आप जानते होंगे, तो 10, 12 और 14 का 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, वो आएगा 120। तो हमारे पास 3 ब्रांड है ए, बी, सी, और उनके पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए के पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी 120, जो आपका एलसीएम दिया हुआ है। अब पेन कितने मतलब एक पैकेट में कितने पेन हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 12, मतलब ए का जो मान आएगा वो होगा 12। उसी तरह से आप बी का मान देख लीजिए, बी का मान क्या होगा 120/12, मतलब कि इसका मान क्या होगा, इसका मान आएगा 10। उसी तरह से आप 24 देख लीजिए, 120/24, सी बराबर 120/24, इसका मान आपका कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे सी देखिए, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपका ये जो है ये क्वेश्चन सही होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आयशा के पास केवल 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, उसके पास 5 का और 10 का सिक्का है। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 हो, मतलब उसके पास जितने सिक्के हैं वो उसकी संख्या 25 है, और वो कुल मिला के जो है उसके पास 160 रुपये हैं। मतलब उसके पास 5 का और 10 का ही सिक्का है, और जितने भी उसके पास सिक्के हैं वो कुल 25 सिक्के हैं, और उसका पूरा जो है कि आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 160 रुपये आ रहा है। तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के हैं, मतलब कितने 5 के सिक्के हैं, कितने 10 के सिक्के हैं, वो आपको निकालना है। मान लिया कि जो है कि उसके पास जो 5 के सिक्के हैं वो आपके पास यक्स हैं। ठीक है, उसके पास जो 5 के सिक्कों की संख्या है वो यक्स है, और तब उसके पास जो 10 के सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ 10 है और मान लीजिए उसमें से आपके पास 2 जो है कि उसका सिक्का है, तो दूसरा क्या होगा 10 - 2। उसी तरह से उसके पास कुल 25 सिक्के हैं, जिसमें 5 के सिक्के कितने हैं यक्स, तो 10 के सिक्के कितने हो जाएंगे 25 - यक्स, मतलब उसके पास 5 के सिक्के पूरे यक्स हैं, और उसके पास 10 के सिक्के कितने हैं 25 - यक्स हैं। अब देखिए, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि उसके पास जो पूरा धन है वो कितना है 160। ठीक है, उसके पास 160 रुपये है, मतलब कि 5 यक्स और प्लस, मतलब 5 के जितने सिक्के हैं और प्लस 10 के उसके पास जितने सिक्के हैं। ठीक है, 10 × 25 - यक्स, मतलब कि जो उसके पास 5 के सिक्के हैं, जो उसके पास 10 के सिक्के हैं, उन दोनों का जोड़ कितना है 160 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5 यक्स, और ये आ जाएगा प्लस 250 और माइनस 10 यक्स। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो 5 यक्स को हम जो है कि उस साइड ले जाएंगे, 5 यक्स को हम 10 यक्स से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -5 यक्स। ठीक है, और बराबर 160 में से 250 को उधर ले जाएंगे, तो 160 में से 250 गया तो -90, मतलब कि माइनस माइनस से कट जाएगा। 5 यक्स बराबर 90, मतलब कि यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 यक्स बराबर 90 हो गया। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 90/5। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया 18। मतलब 18 यक्स का मान 18 आ गया, मतलब 18। तो उसके पास 5 के सिक्के हैं, और उसके पास 10 के सिक्के कितने होंगे 25 - यक्स, मतलब 25 - 18। तो 25 - 18 इक्वल टू हुआ 7। मतलब उसके पास जो है कि 5 के 18 सिक्के हैं और 10 के जो है 7 सिक्के हैं, मतलब आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी
संख्याओं से विभाज्य होती हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक के जितने भी गुणनखंड हैं उनको निकाल लेना है। जैसे 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 1। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 1। 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 1। 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणे 1। 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 1। 6 का गुणनखंड क्या होगा, ये आपका होगा 2 गुणे 3। यहाँ पे जो 4 का गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, 7 का गुणनखंड 1 गुणे 7। 8 का गुणनखंड 2 बार 3 का गुणे 2 गुणे 2। और 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3। और 10 का गुणनखंड आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5। तो यहाँ पे देखिए एक पे घात सब एक पे आपको किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का उतना मतलब बनता नहीं है। 2 आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा 2 3 बार आया हुआ है। सबसे ज़्यादा 9 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। 5 एक बार आया हुआ है और 7 एक बार आया हुआ है। अब चलिए इसे हल करते हैं। अब देखिए 2 आपका कितनी बार आया हुआ था, 2 आपका 3 बार आया हुआ था सबसे ज़्यादा। उसके बाद 3 आपका 2 बार आया हुआ था। उसके बाद 5 आया हुआ था और उसके बाद 7 आया हुआ था। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 2520। मतलब कि 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से 10 के बीच जो है कि जितनी भी संख्या है उन सभी से आपका विभाजित हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि 17/5 गुणे 3 माइनस 21/7 माइनस 3 गुणे 12.5 का हल यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए जो भी आपके गुणा और भाग हैं उन्हें हम जो है एक ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। जैसे एक ब्रैकेट के अंदर हम रख लेते हैं 17.5 गुणे 3। उसके बाद माइनस, अब देखिए 21/7, इसे भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही करने हैं। ये बहुत ही आसान होते हैं, बस सोचने वाली बात होती है। और माइनस जो है 3 गुणे 12.5 इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हम इसे हल कर लेते हैं। 17 3 51 और 17.5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 52.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 21 को जब हम भाग देंगे 7 में तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। और यहाँ 12.5 को हम जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तियाँ 36, 37.5 मतलब माइनस 37.5। अब यहाँ पे जो माइनस माइनस है उसे एक में ऐड कर लेंगे और बाकी को एक में, ये आपका आ जाएगा 22.5 52.5 माइनस यहाँ पे आपका 37 है, 37 3 40 40.5 हो जाएगा। इसे हम जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 12। मतलब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए एक बाग के वृक्ष में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। ठीक है, मतलब 6वां भाग आपका नीम है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीमों के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। देखिए नीम जो है वो आपके कुल 5 पेड़ हैं। ठीक है, और वो जो है कि जितने बाग में वृक्ष हैं उसका 1/6वां भाग है। मतलब 1/6वां भाग आपका क्या है, वो 1/6वां भाग जो है कि वो आपका नीम है और कितने पेड़ हैं, कुल 5 पेड़ हैं। तो इसलिए बागों में कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 6 मतलब 30। मतलब बागों में जो पूरे पेड़ हैं वो 30 हैं, क्योंकि इसका छठा भाग 5 जो है वो नीम के पेड़ हैं। अब देखिए जब बाग में पूरे पेड़ के मालूम हो गया कि 30 पेड़ हैं, तो 30 पेड़ में यहाँ पे देखिए आधे वृक्ष अशोक के हैं। आधे वृक्ष का मतलब हाफ, तो 30 का हाफ मतलब 15। 15 क्या है, आपके अशोक के हैं। अब देखिए 15 अशोक के नीम पेड़ हैं और 5 नीम के पेड़ हैं, तो आपके पास बचे कितने, 10 पेड़। तो 10 पेड़ किसके हैं, यूकेलिप्टस के। तो इस तरह से आंसर होगा 10। यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, 10 वृक्ष हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। ठीक है, एक तार है हमारा, उसकी जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, इसको जो है कि आयत बना दिया। आयत का मतलब वो ये होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती हो। ठीक है, और ये चौड़ाई जो है इस चौड़ाई के, और ये लंबाई जो है कि इस लंबाई के बराबर होती है। तो इस तार को मोड़ के एक आयत बना दिया गया है जिसकी चौड़ाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई होती है। ठीक है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये जो आयत का परिमाप है वो कितना होगा, ये जितनी लंबी है उसी का ये एक तरह से माप होता है। तो ये कितना है, पूरा जो है 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए लंबाई, इसमें हम चौड़ाई मालूम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई मतलब 2 गुणे लंबाई तो हमें पता करनी है और प्लस चौड़ाई हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 180। अगर हम 180 को उस तरफ ले जाएं तो ये हमारा लंबाई और प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 बराबर 60। मतलब कि जो हमारी लंबाई होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे देखिए हमारा मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इस तरह से दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि जो है कि आप सभी को या तो एक ही माप में बदल दो, जैसे कि आप सभी को मिलीमीटर में बदल दो, या तो आप सेंटीमीटर में बदल दो, या मीटर में बदल दो। तो आप जब सभी को मीटर में बदल दोगे तब ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब अवरोही क्रम में लिखना हुआ है। यहाँ पे जब आप मिलीमीटर में चेंज करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका बी आएगा, कि पहले आएगा 8500 मिलीमीटर, फिर 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, फिर 800 सेंटीमीटर 8 मीटर, फिर 8 मीटर, इस तरह से। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।